दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी घर की नहीं बल्कि हमारे समाज के उस काले सच की है जिसे हम दहेज कहते हैं। यह कहानी है अंजलि की, एक ऐसी बेटी जिसकी आंखों में आसमान छूने के सपने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अपनों के ही लालच की आग उन सपनों को राख कर देगी। एक छोटा सा शहर जहां धूप भी सलीके से खिड़कियों से झांकती थी, वहां रहता था रामदीन का परिवार। रामदीन जो कचहरी में एक मामूली क्लर्क थे, लेकिन उनका स्वाभिमान किसी राजा से कम नहीं था। उनकी पूरी दुनिया उनकी इकलौती बेटी अंजलि में बसी थी। अंजलि पढ़ने में तेज थी, कॉलेज में अव्वल आती थी। रामदीन अक्सर अपनी पत्नी से कहते, देखना भाग्यवान, हमारी अंजलि एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन समाज की रीत भी अजीब है। बेटी जवान हुई नहीं कि पड़ोसियों के ताने शुरू हो जाते हैं। रामदीन भाई, कब तक इसे पढ़ाओगे? अब हाथ पीले कर दो, पराया धन है। रामदीन ने भी सोचा वक्त आ गया है। तभी एक दिन शहर के बड़े रईस खन्ना जी का रिश्ता अंजलि के लिए आया। खन्ना जी का बेटा आकाश शहर का बड़ा इंजीनियर था। रामदीन को लगा जैसे भगवान ने खुद उनकी सुन ली हो। पहली मुलाकात हुई। खन्ना जी ने बड़ी शालीनता से कहा, रामदीन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी के गुण हमारे लिए दहेज हैं। हम तो बस एक पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं जो हमारे घर को संभाल सके। अंजलि भी खुश थी। उसे लगा कि उसे एक ऐसा परिवार मिल रहा है जो उसकी शिक्षा की कद्र करता है। सगाई हो गई, मिठाइयाँ बटी और खुशियों का माहौल छा गया। पर दोस्तों, अक्सर बड़े पेड़ों की छाया में ही सबसे गहरा अंधेरा होता है। शादी के 10 दिन बचे थे, तैयारियां जोरों पर थीं। रामदीन ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। पर अचानक एक शाम खन्ना जी का फोन आता है। वे रामदीन को एक सूनी सड़क पर मिलने बुलाते हैं। रामदीन घबराए हुए पहुंचे। खन्ना जी के चेहरे पर वो शालीनता अब नहीं थी। वहां खड़ा था एक लालची शिकारी। खन्ना जी बोले, देखिए रामदीन जी, हम तो कुछ नहीं मांग रहे थे, लेकिन आकाश को विदेश में एक नया प्रोजेक्ट मिला है। उसके लिए 20 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। अब आप समधी ठहरे। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते होठों से कहा, साहब, मैंने तो सब कुछ शादी की तैयारियों में लगा दिया, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? खन्ना जी ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर यह शादी भी मुश्किल ही समझिए। बिना पैसों के आकाश का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। सोच लीजिए, बदनामी आपकी बेटी की होगी, हमारी नहीं। रामदीन घर लौटे। अंजलि को सजते हुए देखा, उसकी खिलखिलाहट सुनी। उनका कलेजा फट रहा था। क्या वे अपनी बेटियों की खुशियों का गला घोंट दें या उस राक्षस रूपी दहेज को पालें? उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप अपने पुश्तैनी मकान के कागजात उठाए और साहूकार के पास गिरवी रख दिए। शादी का दिन आया। अंजलि दुल्हन बनी बैठी थी, पर उसे क्या पता था कि उसके पिता की कमर इस बोझ से टूट चुकी है। विदाई का वक्त आया। अंजलि अपने पिता के गले लगकर रो रही थी। रामदीन ने उसके कान में बस इतना कहा, बेटी, खुश रहना, बस खुश रहना। लेकिन जैसे ही अंजलि की डोली खन्ना निवास पहुंची, उसे वहां फूलों की महक नहीं बल्कि लालच की सड़न महसूस होने लगी। शादी की पहली रात, जहां एक दुल्हन नए सपनों के ताने बाने बुनती है, अंजलि के कानों में मिठास की जगह जहर घोल दिया गया। आकाश, जिसे वह अपना जीवन साथी मान चुकी थी, उसने अंजलि की आंखों में देखने की बजाय उसकी अलमारी में रखे गहनों के डिब्बों को टटोला।
उसने अंजलि से बेरुखी से कहा, देखो अंजलि, साफ बात कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने जो वादे किए थे उनमें से आधा ही पूरा हुआ है। जो 20 लाख रुपए दिए वो तो बस मेरे बिजनेस की उधारी चुकाने में निकल गए। अब मुझे नया ऑफिस खोलना है, उसके लिए और पैसों की जरूरत होगी। अंजलि की रूह कांप गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आकाश, क्या मेरे पिता का प्यार और उनकी मेहनत आपके लिए काफी नहीं? उन्होंने अपना घर तक दांव पर लगा दिया है। आकाश ठहाका मारकर हंसा और बोला, घर? वो तो उनकी जिम्मेदारी थी। तुम खन्ना खानदान की बहू बनी हो, मुफ्त में तो यह रुतबा नहीं मिलेगा न। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन अंजलि की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी सास, जो सगाई के वक्त उसके गुनों के कसीदे पढ़ती थी, अब हर बात पर ताने कसने लगी। रसोई में चाय बनाते वक्त सास ने अंजलि के हाथ से कप छीन लिया और कहा, ये क्या घटिया चाय पत्ती लाई हो मायके से? और सुना है तुम्हारे पिताजी ने जो कार दी है उसका मॉडल पुराना है। पड़ोस की मिसेज कपूर पूछ रही थी कि खन्ना जी की बहू साइकिल पर आई है क्या? हमारी तो नाक कटवा दी तुम्हारे कंगाल बाप ने। अंजलि चुपचाप आंसू पीकर रह गई। उसे घर फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। जब भी वह फोन उठाती, उसकी ननद या सास पीछे खड़ी हो जाती और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी आलीशान बंगले में नहीं बल्कि एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गई हैं। एक दिन अंजलि ने छुपकर अपने पिता को फोन मिला ही लिया। उधर से रामदीन की कमजोर आवाज आई, कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है न? अंजलि का गला रुंध गया। वह चिल्लाकर सब सच बताना चाहती थी, पर उसे याद आया कि उसके पिता पहले ही बीमार हैं और मकान गिरवी रखा है। उसने झूठ बोल दिया, हाँ बाबूजी, सब ठीक है। पर दोस्तों, लालच की भूख कभी नहीं मिटती। खन्ना परिवार ने अब एक नई चाल चली। एक रात डिनर टेबल पर खन्ना जी ने बड़े प्यार से अंजलि से कहा, बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम्हारे नाम पर जो शहर के बाहर छोटा सा खेत है, क्यों न उसे बेचकर आकाश के नाम एक नया शोरूम खोल दिया जाए। आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो, अपने पति की मदद तो करोगे ही। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर मना कर दिया, पिताजी, वो खेत मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उसे नहीं बेचूंगी। बस इतना सुनना था कि पूरे घर का माहौल बदल गया। आकाश ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। उसकी सास चिल्लाई, बड़ी आई माँ की निशानी वाली। अगर कल तक उस खेत के कागजात यहाँ नहीं आए तो याद रखना अंजलि, इस घर में तुम्हारी जगह रसोई में नहीं, स्टोर रूम के कोने में होगी। अंजलि को उस रात खाना नहीं दिया गया। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। सिसकती हुई अंजलि दीवारों के सहारे बैठी सोच रही थी, क्या यही शादी का सच है? क्या एक औरत की कीमत सिर्फ उसके साथ आने वाले पैसों और जमीन से तय होती है? अंधेरे कमरे में बैठी अंजलि के आंखों से आंसू नहीं बल्कि अब अंगारे बरस रहे थे। उसे बचपन में पिता की कही एक बात याद आई, बेटा, सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना करना। अगली सुबह कमरे का दरवाजा खुला। आकाश अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने बड़ी बेरहमी से अंजलि का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, देखो अंजलि, ड्रामा बंद करो। इन कागजों पर अंगूठा लगाओ या दस्तखत करो। मुझे इस खेत को बेचकर नया बिजनेस शुरू करना है। तुम्हारे बाप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची। अंजलि ने कागज दूर फेंक दिए और कड़क कर बोली, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। वो खेत मेरे पिता की इज्जत है, मेरी माँ की याद है। तुम लोग इंसान नहीं, चलते फिरते कसाई हो जो रिश्तों की खाल उतारते हो। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अंजलि पर हाथ उठा दिया। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी।
उसका माथा मेज के कोने से टकराया और खून बहने लगा। लेकिन खन्ना परिवार के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। सास बाहर से चिल्लाई, इसे तब तक बाहर मत निकलने देना जब तक ये सुधर ना जाए। न खाना मिलेगा न पानी। उसी दिन अंजलि की एक पुरानी सहेली नेहा, जो अब शहर की जानी मानी वकील बन चुकी थी, अंजलि से मिलने उसके ससुराल पहुंची। उसे अंजलि की कोई खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे शक हुआ। सास ने दरवाजे पर ही रोक दिया और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, अंजलि तो अपनी मौसी के घर गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। नेहा को दाल में कुछ काला लगा। अंजलि की मौसी तो सालों पहले गुजर चुकी थी। नेहा ने बाहर निकलते वक्त खिड़की की ओर देखा, जहां उसे अंजलि का खून से सना दुपट्टा दिखाई दिया। नेहा वहां से चुपचाप निकल गई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उधर रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी बेटी मुसीबत में है। वो गिरते पड़ते खन्ना निवास पहुंचे। रामदीन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, समधी जी, मुझे मेरी बेटी से एक बार मिल लेने दीजिए। मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास सिवाय अपनी जान के और कुछ नहीं है। खन्ना जी ने ठहाका लगाया और बोले, तो जान ही दे दो। तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे के भविष्य को रोक रखा है। जब तक खेत के कागजात नहीं मिलते, तुम अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखोगे। रामदीन वहीं दरवाजे पर बैठ गए, लेकिन अंदर अंजलि अब बदल चुकी थी। उसने खिड़की के टूटे हुए कांच से अपने कमरे का ताला खोलने की कोशिश की। उसके हाथ लहूलुहान थे, पर दिल में आग थी। उसने सोच लिया था, अब और नहीं। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था, अंजलि ने दबे पांव आकाश के कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि आकाश नशे में धुत सोया है। अंजलि ने उसका फोन उठाया और सारे मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग्स अपनी मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दी, जिनमें उसे और उसके पिता को धमकियां दी गई थीं। तभी अचानक किसी ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी तो उसके सामने उसकी सास खड़ी थी। उसकी आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। सास ने अंजलि का गला पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाई, चोर कहीं की, हमारे ही घर में जासूसी। आकाश उठो, देखो इसे। आकाश हड़बड़ाकर उठा। उसने अंजलि से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। अंजलि की आंखों में अब डर नहीं। वह दहाड़कर बोली, पीछे हट जाओ। बहुत सह लिया तुम्हारी गालियां, तुम्हारे ताने और तुम्हारे ये जुल्म। अब ये फोन नहीं, तुम्हारी बर्बादी का दस्तावेज मेरे हाथ में है। आकाश हंसा और बोला, पुलिस, कानून, अरे पगली, इस शहर में हमारा नाम चलता है। कोई सिपाही भी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। तभी घर का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने नेहा वकील खड़ी थी और उसके पीछे पुलिस की एक पूरी टीम। नेहा ने हाथ में एक कागजात लहराते हुए कहा, नाम तुम्हारा नहीं खन्ना साहब, अब कानून का डंडा चलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग और डोरी प्रिविजन एक्ट की धारा 498A के तहत तुम सब गिरफ्तार हो। खन्ना परिवार के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की, धमकाया, लेकिन नेहा ने अंजलि का वो फोन दिखाया जिसमें पिछले 1 महीने की प्रताड़ना के सारे सबूत मौजूद थे। अंजलि ने अपनी चोटें दिखाईं, अपना लहूलुहान हाथ दिखाया। उसी वक्त बाहर से रामदीन जी अंदर आए। अपनी बेटी की हालत देखकर वे फपक कर रो पड़े। अंजलि दौड़कर उनके गले लग गई। रामदीन ने कांपते हाथों से अपनी बेटी के आंसू पोंछे और खन्ना जी की तरफ मुड़कर कहा,
साहब, आपने सोचा था कि बेटी का सौदा करके आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, जिस घर में बेटी रोती है वहां बरकत नहीं, सिर्फ बर्बादी आती है। पुलिस आकाश और उसकी माँ और उसके पिता को घसीटते हुए ले गई। पूरे मोहल्ले के सामने उनकी झूठी शान मिट्टी में मिल गई। जिस दहेज के लिए उन्होंने अंजलि का सौदा किया था, उसी ने आज उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कुछ महीने बीत गए। अंजलि ने खन्ना परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिया। उसने नेहा की मदद से अपना तलाक लिया और अपने पिता का वो गिरवी रखा हुआ घर वापस छुड़ाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज अंजलि उसी शहर में एक वुमेन हेल्पलाइन सेंटर चलाती है। तो दोस्तों, ये थी अंजलि की कहानी। दहेज एक ऐसी दीमक है जो हजारों खुशहाल घरों को खोखला कर देती है। अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसा हो रहा हो तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।